आज हम ईरान में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें एक लेख है द ब्लड एंड डिफायंस ऑफ द ईरानियन क्रैकडाउन। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि मतलब जब किसी देश से जानकारी बाहर आना लगभग बंद हो जाए तो सच्चाई हम तक कैसे पहुँचती है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इन स्रोतों में आंकड़े तो हैं, लेकिन शुरुआत एक एक ऐसी कहानी से होती है जो दिल दहला देती है। ये कहानी है रेजा और मरियम की। मरियम 2 बच्चों की माँ प्रदर्शन में जाने से पहले अपने बच्चों से कहती है, मेरा और तुम्हारा खून किसी और से ज्यादा कीमती नहीं है। और फिर वो मारी जाती है। उसका पति रेजा 1.5 घंटे तक उसके शव को अपनी गोद में लिए रहता है। ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। ये एक कहानी इस पूरे मामले को एक मानवीय चेहरा देती है। लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो ये स्रोत हमें क्या बताते हैं? पैमाना कितना बड़ा था? पैमाना चौंकाने वाला है और यहीं से चीजें थोड़ी धुंधली होने लगती हैं। अमेरिका की एक मानवाधिकार संस्था है HRNA, वो कहती है कि कम से कम 2400 प्रदर्शनकारी मारे गए। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। 2400? हाँ, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये एक अनुमान है। अच्छा, तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि करना लगभग नामुमकिन है। देखिए, ईरान में इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद है और मानवाधिकार समूहों को देश में जाने की इजाजत नहीं है, तो फिर पुष्टि होगी कैसे? सही बात है। तो यहाँ सिर्फ क्रूरता की बात नहीं है, ये एक एक तरह से सूचना युद्ध भी है। एक तरफ से ऐसे दावे हैं, तो ईरानी अधिकारियों का क्या कहना है? बिल्कुल, ये सूचना युद्ध का एक बेहतरीन उदाहरण है। ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मौत का तो कोई आंकड़ा दिया ही नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं, उल्टे वे कहते हैं कि उनके 100 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और वो प्रदर्शनकारियों को दंगाई और आतंकवादी बता रहे हैं। दंगाई और आतंकवादी? हाँ, वो एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वे खुद पीड़ित हैं। लेकिन क्या ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह शुरू हुए थे? मतलब क्या वो शुरू से ही हिंसक थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये प्रदर्शन 29 दिसंबर को शुरू हुए थे और वजह थी आर्थिक महंगाई, बेरोजगारी। हम्म। लेकिन जैसे ही सरकार ने सख्ती दिखाई, ये प्रदर्शन बहुत जल्द राजनीतिक हो गए। लोग सर्वोच्च नेता के शासन को खत्म करने की मांग करने लगे। और उसके बाद कार्रवाई तेज हो गई। बहुत ज्यादा तेज। खासकर पिछले गुरुवार और शुक्रवार को वो हिंसा का चरम था। और इस सूचना पर पाबंदी के बावजूद कुछ दिल दहला देने वाली कहानियां बाहर आ रही हैं, है ना? प्रत्यक्षदर्शियों के बयान बहुत भयानक हैं। एक व्यक्ति ने बीबीसी को बताया कि उनके पड़ोस से खून की गंध आ रही है। एक और गवाह ने कहा कि सुरक्षा बल ज्यादातर सिर और चेहरों पर गोली मार रहे थे। ये तो तेहरान की बातें हैं। क्या राजधानी के बाहर भी यही हाल था? बिल्कुल। राजधानी के बाहर जो छोटे शहर हैं, वहां भी हिंसा उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा गंभीर थी। स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे 18 साल का एक छात्र था सोरेना गोल्गोन, उसे दिल में गोली मारी गई। 18 साल का? हाँ। एक 23 साल की फैशन छात्रा थी रोबिना अमीनियन, वो तेहरान में मारी गई और अधिकारियों ने उसकी मां को मजबूर किया कि वो उसे अकेले एक दूर दराज के कब्रिस्तान में दफनाए। अपनी बेटी को अकेले दफनाना, ये तो... और सिर्फ प्रदर्शनकारी ही नहीं, जो लोग शामिल नहीं थे वो भी मारे गए। जैसे 24 साल का एक नर्स था, नावेद सालेही। ये दिखाता है कि ये सिर्फ सड़कों पर हुई हिंसा नहीं है, बल्कि उसके बाद भी परिवारों पर किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। शायद सबसे परेशान करने वाला जो विवरण है वो तेहरान के कहरीजक फोरेंसिक मेडिकल सेंटर से आया है। हाँ, और ये दावा तो अविश्वसनीय लगता है। एक गवाह ने 2000 से ज्यादा शव देखने का दावा किया। 2000? हाँ। अभी की बीबीसी इस संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने जो वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया, उसकी एक क्लिप में कम से कम 186 शव गिने गए। एक क्लिप में 186? हाँ, तो ये हमें बताता है कि असल संख्या बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि आगे क्या होगा? भविष्य को लेकर क्या डर है? स्रोत में एक युवती का जिक्र है जो किसी तरह देश छोड़कर भाग गई। उसने इन घटनाओं को एक युद्ध जैसा बताया। युद्ध जैसा? हाँ, उसका सबसे बड़ा डर यह है कि जो लोग अभी भी ईरान में पकड़े गए हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जा सकती है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये स्रोत एक ऐसी स्थिति दिखाते हैं जहां आम लोगों का असाधारण साहस सरकार की भारी ताकत से टकरा रहा है। और ये सब कुछ सूचना के अंधेरे में हो रहा है, जहां कहानियां टूटी फूटी हैं, विवादित हैं।
तो अंत में ये विचार सोचने पर मजबूर करता है, आज के इस युग में जहां हम तत्काल वैश्विक संचार की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है जब कोई देश लगभग पूरी तरह से खुद को दुनिया से काट सकता है और बाहर की दुनिया को सच्चाई के टुकड़ों को भयानक, असत्यापित अंशों और गुमनाम गवाहों के बयानों से जोड़ना पड़ता है।